नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चहेता चर्चित कार्यक्रम मुश्ता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और 10-15 सेकंड में अवधि तक के भी प्लेटफॉर्म पर, सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव रहेगा। केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव रहेगा और आपको जानकारी देने के पब्लिक ऐप पर भी ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो आज बहुत ही बेहतरीन चर्चा है और चर्चा में आज है जनता सवाल पूछे, जनप्रतिनिधि जवाब दे। पूछता है सुल्तानपुर लाइव। विधायक से जनता का सवाल, कई सवाल हैं। जनता कब पूछेगी अपनी विधायक से सवाल? सड़क, बिजली, रोजगार पर कब बड़ी बहस होगी? इसी को लेकर आज कार्यक्रम है। और तो टीआरपी में भी बहुत सारी खबरें थी जिस पे आज सोच रहे थे चर्चा करने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि इस मामले पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। तो सब हम थोड़ी सी आज जो टीआरपी है खबर उनकी जानकारी दे दें। अखिलेश जैन विवाद और यूपी की सियासत, समाजवादी पार्टी और जैन चौधरी के बीच चवन्नी का विवाद अभी भी सोशल मीडिया पर गर्म है। रिपोर्ट्स के अनुसार जयंत चौधरी पुराने वीडियो के जरिए जवाबी राजनीति का हमला करने की तैयारी में है। यह मुद्दा यूपी 2027 की राजनीति और विपक्षी समीकरणों को सीधे जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी जो खबर है वो इमरान मसूद का सपा को दो टूक जवाब है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान है कि कांग्रेस खुद को नुकसान पहुंचाकर सपा की सरकार नहीं बनवाएगी यूपी में। यूपी की राजनीति में बड़ी बहस बन सकती है, ये सवाल आज चर्चा का विषय बना है। यूपी में विपक्षी एकता एकदम कमजोर दिखाई दे रही है, ऐसा आरोप है। तीसरी खबर, राहुल गांधी के दावों पर डिजिटल पलटवार। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद उनके दावों को चुनौती देने के लिए एक झूठ की गूंज नाम की एक वेबसाइट लॉन्च होने की खबर चर्चा में है। अब सोशल मीडिया पर बहस है, दावा बनाम फैक्ट चेक। और चौथी जो खबर इस वक्त टॉप पे चल रही वो बांसुरी स्वराज की राहुल गांधी को चुनौती। वंदे मातरम और चुनौती है। वंदे मातरम और पितृ सत्ता के मुद्दे पर भाजपा नेत्री बांसुरी स्वराज और कांग्रेस की ओर से हुई बयानबाजी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है। ये मुद्दा राष्ट्रवाद बनाम राजनीति बयानबाजी की बहस तेज कर दिया है। पांचवी जो है वो बीजेपी सांसद का नींबू काटकर बारिश रोकने वाला बयान आया है। भाजपा सांसद भोजराज नाग का बारिश रोकने को लेकर दिया गया दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल बताया जा रहा। इस पर राजनीतिक प्रक्रिया लगातार चल रही, मीम्स बन रहे हैं। सिद्धारमैया के बयान से कर्नाटक कांग्रेस में हलचल मच गई है। सिद्धारमैया के एक डिप्टी सीएम संबंधी बयान के बाद कर्नाटक कांग्रेस के अंदर राजनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलें तेज हो गई है। जातीय जनगणना पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर सवाल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 2027 की जनगणना में जातीय जनगणना की पद्धति पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। ओबीसी गणना का मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। तो ये आज की जो टॉप की खबर थी वो हमने बताया, लेकिन आज हमारा जो चर्चा है वो सबसे बड़ी चर्चा है। लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने वाली नहीं है बल्कि सवाल पूछने वाली भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव के बाद जनता अपने जनप्रतिनिधियों से खुलकर सवाल पूछती है? सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे समस्याओं पर आखिर जवाबदेही किसकी है? क्या हर समस्या के लिए विधायक जिम्मेदार हैं या फिर प्रशासन या संबंधित विभाग, नगर निकाय, ग्राम पंचायत और सरकार की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं? इस विशेष लाइव डिबेट में हम उठाएंगे जनता के सवाल और समझेंगे सड़क की समस्या का जिम्मेदार कौन है, बिजली की समस्या पर जवाब कौन देगा, पानी की समस्या का समाधान किसकी जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सबसे सवाल किससे सवाल पूछा जाए, शिक्षा की समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है, रोजगार के लिए जनता किससे जवाब मांगे और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई कौन करेगा? आज का सबसे बड़ा सवाल है। जनता सवाल पूछे, जनप्रतिनिधि जवाब दे। पूछता है सुल्तानपुर किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खिलाफ अभियान नहीं चला रहा है। हमारा उद्देश्य है जनता की समस्या, तथ्य की जांच, संबंधित पक्ष से जवाब, संबंधित पक्ष से सवाल और जवाब जनता तक। तो जनता, जो सुल्तानपुर की जनता से अपील है,
हमारी सुल्तानपुर की जनता से अपील है कि कमेंट में अपने गांव, मोहल्ले या क्षेत्र की समस्या जरूर लिखें, अपना क्षेत्र लिखें, समस्या बताएं, कितने समय से समस्या है बताएं, क्या आपने पहले शिकायत की है। आपकी समस्या अगली लाइव बहस का मुद्दा बन सकती है। जनता बोलेगी, हम सवाल उठाएंगे और संबंधित प्रश्न का जवाब भी लेंगे। तो केडी न्यूज डिजिटल का जो लगातार हमारा पूछता है सुल्तानपुर अनवरत चल रहा है, तो जनता के सवाल पूछे जाए रहेंगे। जनप्रतिनिधियों के जवाब अगर मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो सवाल है, सवाल होगा ही। इसी कार्यक्रम को लेकर हम शुरुआत कर रहे हैं। एक बार हम सभी लोगों से नमस्कार। मैं कपिल देव शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना चहेता कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर। एक पल के लिए सोचिए, जिस व्यक्ति को आपने वोट देकर अपना प्रतिनिधि बनाया है, जिसके लिए चुनाव के समय आपने घर घर चर्चा की है, जिससे आपने अपने गांव की सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल और रोजगार की उम्मीद की है, क्या चुनाव खत्म होने के बाद उससे सवाल पूछने का अधिकार भी क्या खत्म हो जाता है? या फिर असली लोकतंत्र चुनाव के बाद शुरू होता है? आज सोशल मीडिया पर नेताओं और जनप्रतिनिधियों के बयान वायरल होते रहते हैं। हाल ही में अभी उत्तराखंड के एक जनप्रतिनिधि का अधिकारियों के संदर्भ में दिया गया बयान भी खूब चर्चा में रहा। लेकिन इस वायरल बयान से एक बड़ा सवाल निकलता है कि आखिर सवाल पूछने का अधिकार किसके पास है? अधिकारी से सवाल कौन पूछे? जनप्रतिनिधि से सवाल कौन पूछे? जनता के सवाल का जवाब कौन देगा? एक चर्चित शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्जा गालिब का यह मशहूर शेर आज याद दिलाता है, शायद उस आम आदमी की उम्मीदों की तस्वीर भी बयां कर रहा है। वादा बहुत है, उम्मीदें बहुत है, लेकिन जब समस्या सामने आती है तो जवाब कम मिलते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता को अपने जनप्रतिनिधि से खुलकर सवाल पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर जनता पूछे कि हमारे गांव की सड़क कब बनेगी, बिजली की समस्या कब दूर होगी, अस्पताल में सुविधा कब बढ़ेगी, हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया जा रहा है, या फिर यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि सवाल पूछे ही ना जाए, तो कैसे ताकत बनेगी? इसी को लेकर आज लगातार इस पर है, तो हम एक बार फिर विशेष अपने लाइव शो के लिए कहेंगे, पूछता है सुल्तानपुर के लिए, जनता सवाल पूछे, जनप्रतिनिधि जवाब दें। आज हम किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, आज हम किसी एक नेता का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आज हम आरोप लगाने नहीं आए हैं, आज हम सवाल करने आए। और सवाल इसलिए क्योंकि सवाल लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता है, सवाल जवाबदेही को मजबूत करता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, हर समस्या के लिए केवल विधायक जिम्मेदार होता है। किसी समस्या की जिम्मेदारी नगर पालिका की हो सकती है, किसी की ग्राम पंचायत की हो सकती है, किसी की बिजली विभाग की है, तो किसी की स्वास्थ्य विभाग की है, किसी का जिला प्रशासन की है, और किसी मुद्दे पर राज्य या केंद्र सरकार की भूमिका हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि तक अपनी समस्या पहुंचाए तो क्या उसे जवाब मिलने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए? जनप्रतिनिधि जनता और व्यवस्था के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और जनता का सवाल नाराजगी नहीं, जवाबदेही की शुरुआत हो सकता है। हम सीधे सुल्तानपुर की जनता से पूछते हैं कि सुल्तानपुर की जनता, आप बताएं, आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार की शिकायतें, या फिर कोई दूसरी समस्या? लेकिन सिर्फ इतना मत लिखिए कि समस्या है, हमें बताइए आपका गांव, मोहल्ला कौन सा है, समस्या क्या है, कितने समय से है, क्या आपने पहले किसी विभाग या जनप्रतिनिधि से शिकायत की, और आप समाधान किससे चाहते हैं? सदर विधायक से शुरुआत करते हैं, और हमने लगातार 2 दिन से सवाल किया है। हम अपने फेसबुक पेज और फॉलोअर्स के बीच में ये सवाल हमने रखा है। सदर विधानसभा क्षेत्र संख्या 189, यहां की जनता से हमारा सीधा सवाल है कि आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और दूसरा सवाल, आपके अनुसार समस्या के समाधान के लिए किस स्तर पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है?
विधायक की, प्रशासन की, संबंधित विभाग की या नगर निकाय, ग्राम पंचायत, सरकार की? इसी को लेकर चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हमारे मेहमान के तौर पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़ चुके हैं और हम चाहेंगे जरूर इस पर अपनी राय दें। कल से मैं एक शुरुआत किया हूं और अभी तो आज केवल शुरुआत किया हूं, धीरे धीरे इसकी परत दर परत खोलते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो जरूर इस मामले पर बात रखें। ऐसा है भैया कि सबसे पहले तो हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं एडी न्यूज चैनल का, जो कम से कम अपनी बात को तो करते हैं, अपनी बात को सामने लाते हैं जी। ये बहुत बड़ी बात है, सामने लाना और निष्पक्षता से लाना, उससे बड़ी बात है निष्पक्षता से लाना। इसका मैं स्वागत करता हूं। अब रहा सवाल साफ बोलने का, तो देखिए जैसे मानिकपुर वाली सड़क थाने के सामने जो है वो सांसद जी के पैड पर भी एक बार लिखा गया था, माने रामभर निषाद जी के पैड। विधायक जी उस दिन आदर्श विद्यालय में आए थे, तो उनसे पंकज सिंह ने पूछा कि सर जिस सड़क से आए हैं रोड बड़ी खराब है, आपने ध्यान दिया? तो विधायक जी ने कहा मुझे मालूम नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि जा करके उसको देख, थोड़ा सा अभी जाइएगा तो निश्चित रूप से देख। हकीकत यह है कि जो बच्चे विद्यालय के तरफ आते हैं तो एक दिन तो इतनी तेज गिट्टी उड़ी, ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा थी कि बच्चे के आंख में नहीं लगी, नहीं तो उसकी आंख चली जाती, ऐसा खराब हो गया। अब वो सड़क जिला पंचायत से बनी है, तो ये सच है कि हम किससे प्रश्न करें। एकदम सीधा करिया भाई को जो जिताया गया है वो मुदहु आंख कतहु को नाही, उनके जो प्रतिनिधि है उनका एकदम नाम ले लीजिए तो वो विरोधे पर खड़ा हो जाएगी, वो एकदम दुश्मन बना देते हैं। एक आध लोग बहुत अच्छे पद पर हैं सरकार में, उनसे कहिए तो कहते हैं राम जी विरोध करते हैं, इस नाते नहीं बन पाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर में केवल एक एक मुद्दे को अगर लिया जाए तो जैसे कल हम टिप्पणी नहीं कर रहे, कल एक आदेश आया मौसम विभाग से कि सुल्तानपुर का स्कूल बंद हो रहेगा, कुछ अगल बगल की परिस्थितियों को देखते हुए। मैंने कहा कि स्कूल, मैंने कहा तो आपने कहा कि क्या चिर्री फाट पड़ेगी तो भाई बस नहीं देखती, साधन नहीं देखती, क्षति हो सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आत्मबल इतना मजबूत होना चाहिए। ठीक है, जो परिस्थितियां उत्पन्न होगी वो तो ठीक है। और दिन भर मैं सोच रहा था कि जो मैंने कहा कि स्कूल क्यों बंद हुआ, आज दिन भर पानी नहीं बरसा, रात में क्या होगा मैं नहीं जानता। तो मौसम विभाग की बात भी मैं बता रहा हूँ। देखिए हम शिक्षक हैं, तो हमारा एक दिन का अगर नुकसान हो, 4 महीना बचा है बच्चों की बोर्ड की परीक्षा का, 4 हम दिन को गिनते हैं, 365 दिन में 4 महीने छुट्टी रहती है, 4 महीने छुट्टी, 8 महीने का समय निकलता है। 8 महीने का जो समय निकलता है उसमें तमाम त्योहार और छुट्टियां हो जाती है। तो बच्चों को पढ़ने का मौका कब मिला, आपको पढ़ाने का मौका कब मिल रहा है? तो सरकार इस पर ध्यान दे कि पढ़ाने के लिए जो नियम बनाई है थोड़ा उनकी दिनांक की संख्या ज्यादा, भाई समय नहीं मिलेगा तो पढ़ाएगा कोई कैसे? उसी तरह से सड़क की बात कोई जवाबदेही नहीं। कोई कहता है कि अध्यक्ष जी आपसे नाराज है, कोई कहता है कि जिला पंचायत के नाराज है, वो कहते हैं कि वो नाराज है, अधिकारी कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है, सांसद जी का पैड एकदम जाना नथिंग। तो आखिर में हम लोग अपनी समस्या को ऐसे कह रहे हैं, तो ये लोग प्रचार तो करते हैं, आते हैं हाथ बोल धोते हैं, तो सही है ना, लेकिन हम लोग की बतिया क्यों नहीं ये लोग ध्यान देते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा दरबार करें हम लोग। इसलिए आम जनमानस कोई भी जल्दी ऐसा प्रश्न उठाता नहीं है। और आप ये जान ले, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी कोई सामने पड़ जाए तो आम जनता की 300 लोग अगर बैठे हैं
तो उसमें से एक दो लोग ही प्रश्न करने की हिम्मत बांधते हैं। वही हाल है कि बिलारी के गले में घंटी कौन बांधेगा, और जो बांधेगा उसकी भी कुंडली खोला जाने लगेगा कि ये विरोधी है, ये सरकार के विरोध में रहते हैं, ये गांव भैया इनका क्यों सुनत ना। तो इस परिस्थितियों में अब मैं ये चाहता हूं कि लोग अगर जगेंगे नहीं तो यकीन मानिए जगेंगे नहीं तो नरक की जिंदगी भोगना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा और भोग भी लोग रहे, कुछ नहीं किनकर। जी सही कह रहे हैं। ठीक है, आज जो कार्यक्रम है वो सदर जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर है। पूरी तरीके से भी आज नहीं है, आज केवल हमने 2 दिन केवल मैसेज किया। उस मैसेज पे आम जनता की जो समस्याओं पर हमने बार बार कहा है कि मैसेज जरूर लिखें। किसको आपने कब मिले, कब मुलाकात किए, क्या आपने कहा क्या नहीं कहा। भाई जाहिर सी बात है, विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई इस वक्त सबसे बड़े पद पर अगर है तो वो है विधायक आम जनता की नजर में। तो सवाल अगर विधायक पर ही होंगे, दूसरा किसी पर नहीं होगा, तो वो जवाब जैसे जैसे आते रहेंगे मैं करूंगा। और मैं सारे विधानसभा क्षेत्र जो सुल्तानपुर में है हर जगह की विकास कार्यों से लेकर सवाल जितने जनता करेगी उसको सामने रखूंगा। मैं यही प्रयास कर रहा हूं 2 दिन से कि जरूर जनता अपनी बात, ठीक है अपनी बात, ठीक है, हम आपको जरूर जनता अपनी बात रखे। मेरा बार बार प्रयास है। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारी जानकारियां आ रही है, जैसे ये एकत्रित होती है वो सब इसी में होगा। सच को आवाज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सवाल उठाने वाले लोगों की जरूरत जरूर होती है। और लोकतंत्र में खामोश जनता से ज्यादा मजबूत वो जनता होती है जो सवाल भी करती है और जवाब भी मांगती। तो हम चाहेंगे जरूर, बहुत जगह नाराजगी की खबरें, बहुत गांवों में नाराजगी की खबरें आ रही है, लोग बता रहे हैं सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजों का चिट्ठा है। बताया जाएगा कि उनके कोई खास हैं, गोली पे गोली देते रहते हैं बातों में बुला के और काम नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं, बस वो सारी चीजें आ जाए, जनता की तरफ से नाम और सब चीजें आ जाए, किस गांव से कहां। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गया है कई गांवों में, ये सब चीजें चल रही है। तो जैसे आएगा हम वैसे वैसे करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब मैं हर विधानसभा की स्थिति खोलूंगा, वहां के विकास कार्यों पर आम जनता जो बताएगी मैं उसको पढ़ूंगा, जो नाराजगी है मैं वो उसको पढ़ूंगा, जो शिकायत है मैं उसको पढ़ूंगा, सब कुछ करूंगा। अब अगर हमने ये बातें कही है तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ है। तो मैं चाहता हूं कि अभी जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं वो सिर्फ एक ही चीज, ये जय हो गलत और ये सब ना लिखें, जरूर अपने गांव की समस्या को लिखें। अगर सड़क खराब है तो लिखें, अगर बिजली की समस्या, क्या बिजली की समस्या में जिस तरीके से स्मार्ट मीटर, नेट मीटर ने तहलका मचाया है, आम जनता की समस्या नहीं है, जरूर लिखें। आपकी बातें आपकी इस चर्चा में शामिल होंगी, शायद गंभीर मुद्दा बने और जमकर इस पर चर्चा हो। अगर अस्पताल की सुविधा के लेकर कोई परेशानी है तो जरूर लिखें मैसेज में। अगर आप नहीं आ सकते तो मैसेज डालें। रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार को लेकर अभी आज थोड़ी सी एक अपडेट है, हम बताएंगे। अभी वर्तमान जयसिंहपुर विधायक द्वारा एक भेजा गया है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ लिखें, तथ्य लिखिए, स्थान लिखिए, समस्या लिखिए, क्योंकि आपका एक सही कमेंट एक बड़ी खबर का विषय बड़े स्तर का बन सकता है। अब हमने चूंकि एक बात कही है तो पहले उसको क्लियर कर दें तब आगे बढ़ें, नहीं तो कभी कभी कुछ चीजें भूल चूक हो जाती है। आज सदर विधायक जयसिंहपुर द्वारा एक जो रोजगार की चर्चा चल रही थी, तो रोजगार पे एक जानकारी आई है। वो जानकारी है सदर जयसिंहपुर विधानसभा विधायक की तरफ से सारी चीजें पोस्ट की गई। सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बैथू में उच्च प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वाल के भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर क्षेत्रवासियों से आत्मीय संवाद किया। अगर इतनी आत्मीय संवाद हो रही तो शिकायतें काहे इतनी बढ़ रही है? सवाल है मेरी तरफ से। विद्यालय की बाउंड्री वॉल का निर्माण किया, बच्चों की व्यवस्था बेहतर हो। एक तरफ सरकार स्कूलों पर इस तरीके से
कई स्कूल बंद करते चली जा रही है और नए नए स्कूल बन रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं इस सब चीजों पर। दूसरा, क्षेत्र की विकास के लिए निरंतर चल रहे हैं। एक और चीज बताएं, रोजगार के लिए जो ये कार्यबन के पास एक जगह है, उसको लिए इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के लिए कुछ करोड़ रुपए की बात आई थी, वो मुझे लग रहा है कि मिस हुआ है। उसी चीज को मैं बताना चाह रहा था, कहीं उस योजना पर वहां रोजगार बढ़ाने की पहल की जा रही है सरकार की तरफ से। उसको अगर ढूंढते हैं, अभी मिल जाएगा तो मैं जरूर आपके सामने रखूंगा, अपने दर्शकों के सामने रखूंगा। कई गांवों में जो स्कूल बन रहे हैं, अगर स्कूल एक तरफ बंद कर दिए जा रहे हैं तो स्कूल काहे खुल रहे हैं? हमारे नहीं समझ में आ रहा कि जब एक तरफ सरकार स्कूलों को बंद कर रही है तो नए स्कूलों को काहे खुलवा रही है? मर्ज वैसे भी कर रही है। तो ये सब बहुत सारी सवाल है। तो जो हमारा जनता से सवाल है उसी पर लगातार मेरा चल रहा था। और जरूर अपने क्षेत्र से लिखें कि समस्या क्या है। और सवाल मैं जो पूछ रहा हूं कि केवल चुनाव के समय हम नेता से सवाल पूछते हैं, अब भी सवाल पूछने का समय है। तो जरूर अगर इस पर कुछ आप बात रख सके, तब तक मैं जो आज का मामला है औद्योगिक वाला, क्या अपडेट है, मैं उसकी जानकारी तब तक कर लूं। अगर आप अपनी बात रख सकें। कुछ हमारे पास मैसेज आए हैं, मैसेज भी पढ़ दें। सोनू शुक्ला का मैसेज आया है, ओम शांति कोई है उनका मैसेज आया है। सबसे बड़ा जज साहब ऊपर वाला धरती पर आया है, सबका हिसाब होगा और सबको न्याय मिलेगा। अब आगे किसी भी पार्टी की नहीं चलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा जज साहब ऊपर वाला धरती, मतलब जाहिर सी बात है, परेशान है आदमी तो बात लिखेगा ही। सोनू शुक्ला का लगातार मैसेज चल रहा है। हर सरकारी अस्पताल पर दवाइयां वाला जो दवाइयों की किल्लत चल रही है, ये तो सही बात है, लगातार लिखा जा रहा है। ठीक है, हम चाहेंगे कि अगर इसमें हमारे सुल्तानपुर क्षेत्र के विधानसभा जयसिंहपुर सदर का कुछ मामला आए तो जरूर कोई दर्शक अपनी समस्या को लिखेगा तो उस पर जरूर हम विशेष तौर पर ध्यान करेंगे। हमारे भाई शिक्षक जी जुड़े हैं, जरूर उस पर बात करें। तब तक मैं जो मामला है उस पर एक जरा ध्यान करूं कि जो कॉरिडोर का मामला है, क्या ऐसा है कि जनप्रतिनिधि बड़ा फुसलाते हैं। फुसलाने का मतलब समझ रहे ना? जैसे कोई प्रश्न पूछेगा तो दो चार मुद्दे देखिए। जो विधायक के पद पर हैं, विधायक के पद पर जनता अगर एक प्रश्न करती है तो विधायक के पास उससे 15 गुना दिमाग होता है, 15 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा दिमाग होता है। और जब वो कहने लगते हैं तो उनके अपनी टीम के लोग उसमें इतना हाँ में हाँ मिला देंगे कि जो प्रश्न किया रहेगा वो ट्रोल होने लगता है। अब वो तो ये सोच के कहेगा नहीं कि हम अपनी समस्या बता रहे हैं, इतना बता देंगे कि फिर वो आदमी, और जब वो आदमी ट्रोल होने लगता है तो जनता का साथ नहीं देगा। हमारी बात गौर करिए, हम जो कहना चाहते हैं जी, बिल्कुल साथ नहीं दे, कोई किसी का साथ नहीं देता। सही पैरवी कोई भी किसी की करना नहीं चाहता। हर इंसान व्यक्तिगत कार्य को महत्व देने लगा है। अब ये भी बात है, सार्वजनिक कार्य में आदमी पीछे हटने लगा है। वो जैसे गाँव में सोलर लाइट आ गई तो आदमी इंसान चाहता है कि हमारे द्वार पर लगाओ, इसको हमारे ही दरवाजे पर लगाओ। तो कहीं न कहीं आम जनमानस भी अपने निजी स्वार्थ को महत्व देने लगा है, जबकि सार्वजनिक चीजों पर लोगों का ध्यान कम जा रहा है, जिसको मैं समझ रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ। मौके पर धर्मेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त दिल्ली में हैं। क्या हमारी आवाज धर्मेश मिश्रा जी को जा रही है? जी सादर प्रणाम गुरु जी, सादर प्रणाम जी, नमस्कार। ठीक है, क्या हाल रही है? चूंकि हम जंतर मंतर के मामले पर भी आपसे मुलाकात चाह रहे थे कि जरूर हो, तो वहां क्या हुआ, आप लोग जरूर कुछ बात बताएं, क्या स्थिति है? अब चूंकि आप वहीं पर हैं तो हम एक बार जरूर जानना चाहेंगे स्थिति अब यहाँ की ये है। में
जंतर मंतर के सबसे चर्चित चेहरे पूजनीय महाराज जी हैं और जी। आप इनसे बात करिए, मुखातिब होइए, आप लोग इनसे डिस्कस करिए। नहीं, जरा ठीक लाइट है, जलाओ ठीक है। महाराज जी। ठीक है, बहुत अच्छा है। ये बताएंगे वहां के सही से हाल। बहुत दबाओ यार, बहुत जलाओ, अच्छी लाइट बात है। जलाओ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी गुरुजी। एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय अगर दे देंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। एक बार परिचय हमारे दर्शक को दे दें। मेरा नाम दीपक गौसेवक, राष्ट्रवादी जनपद बुलंदशहर से हूँ। जी। जंतर मंतर की क्या स्थिति है वहां, आप चर्चित चेहरे बने? जंतर मंतर की स्थिति जो 21 तारीख को है, आज भी ऐसी ही स्थिति है। लोग आज भी हैं और आज भी काफी लोगों से मेरी मुलाकात हुई। काफी लोग धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। सरकार एकदम स्पष्ट परमिशन की मना कर दी है और सरकार इतनी सामान्य वर्ग की दुश्मन है। और ये सब भाजपा ही नहीं, सारी सरकार है। क्या सामान्य वर्ग का क्या अपराध है कि जिससे परमिशन नहीं मिलेगी? लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि आप आंदोलन विरोध कर सकते हो, तो फिर एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य सामान्य वर्ग का हो सकता है? आपको खिलाफ कानून पर कानून बनाए जा रहे हैं, तब भी आप उसके बाद भी आपको परमिशन नहीं दी जा रही। और ये आर्टिकल 19 ये कहता है कि आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, स्वतंत्र हो आप। जी। तो क्या स्थिति तो अभी की क्या स्थिति है जंतर मंतर की? स्थिति यह है कि अभी सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो हमको परमिशन दे दे। सरकार परमिशन नहीं देगी तो सरकार को इसका बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए अभी तक हमने कोई भी राष्ट्र की हानि नहीं चाहिए और नहीं हम राष्ट्र की कोई हानि चाहते। हम वो लोग नहीं है कि बसों में आग लगा दें और या रेलवे स्टेशन पर आग लगा दें या संसद फूंक दें, उन लोगों में से नहीं है। आप बताइए, जो मोदी को और अमित शाह को गाली देगा, क्या उसी को परमिशन मिलेगी? बताइए। आप एयरपोर्ट पर जाकर उसको परमिशन दी गई, जिन्होंने देशद्रोही बातें की, क्या हम लोग को परमिशन नहीं मिलेगी? ये सामान्य वर्ग को, हर व्यक्ति को विचार करने की आवश्यकता है। इतना शोषण जो सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि आजादी के बाद सामान्य वर्ग से ज्यादा किसी समुदाय का शोषण नहीं हुआ। इतना समुदाय सामान्य वर्ग का शोषण हुआ। एक चीज की अपडेट जानकारी लेना चाहेंगे, क्या यूजीसी को लेकर जंतर मंतर पर या अगल बगल कहीं कोई प्रदर्शन चल रहा है या पूरी तरीके से बंद है? नहीं, चल रहा है, प्रदर्शन डेली चल रहा है। आज भी 70 गाड़ी भरी गई हैं। ये आंकड़े पता लगा कि 70 बसें भरी गई हैं और दूर दूर छोड़ा गया है। और सरकार की इतनी दुर्दशा है। आप बताइए, मेरे जनेऊ को तोड़ने का प्रयास किया, मेरे कपड़े फाड़ने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा चुलबुली हो रही है, तुमको इस तरह से अभद्रता का प्रयोग नहीं किया सकता, क्योंकि इस चैनल की भी एक मर्यादा है और हमारी भी मर्यादा है। किसी ने हमसे अभद्रता की तो हम उसकी नहीं बढ़ की आप कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह से जो अभद्रता मेरे साथ की गई, मुझको मच्छरों के कमरे में बंद कर दिया गया। मच्छरों ने इतना काटा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो अत्याचार पुलिस को करना था वो किया। और मेरे साथ ही नहीं, हर आंदोलनकारी के साथ देखा जाए तो सबसे ज्यादा सामान्य वर्ष अत्याचार हुआ है। मीडिया ने भी कवर नहीं किया और हर आंदोलनकारी के साथ अत्याचार हुआ है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया? कुछ तो आपको मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य वर्ग को ये कुछ लोग मानते ही नहीं है। एकदम सामान्य वर्ग को नकारा इन्होंने मान लिया और सामान्य वर्ग बना हुआ है। बाकी अब एकीकृत हुआ है, अब आंखें दिखाना शुरू किया है, तो इनकी हम आंखें उखाड़ना भी जानते हैं, अब लिखाना भी जानते हैं। जो भी हमारे विरुद्ध जो कानून बनाएगा, अब उसकी हाथ और उंगली काटने का काम भी हम लोग करेंगे। आप उस कार्यक्रम में जो जंतर मंतर चला, चर्चित चेहरा बने, क्या क्या मामला था सबसे चर्चित? नहीं, चर्चित चेहरा मुझको कोई महत्वपूर्ण, हमारा महत्वपूर्ण आंदोलन। चर्चित चेहरा तो एक विषय एक अलग है, कितने लोग चर्चित बनेंगे, हमारा एक ही हम आंदोलन से जुड़े हुए हैं और आंदोलन चर्चित होना चाहिए। हमारा चर्चित होना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है और हर सामान्य वर्ग के लिए। और मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आंदोलन को और भी बेहतर किया जाए। और इस समय आंदोलन तो बहुत तेजी से चल रहा है कि मुझे लग रहा है कि आजादी के बाद इतना भयंकर आंदोलन पूरा अंग्रेज शासन की तरह दबाया गया, उसके बाद भी इतना स्पीड से चल रहा है, तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
तो ये आंदोलन जो जगह कि जगह अभी लखनऊ में भी इसका प्रदर्शन हुआ, लेकिन थोड़ा सा देखो क्या आह्वान करना चाहेंगे लखनऊ यूजीसी को लेकर? लखनऊ लखनऊ में भी हुआ है, आगरा में भी हुआ है, हर जगह हुआ है। तो ईजीसी, बताइए ईजीसी कानून लाने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब ईजीसी जी। कानून इसलिए लाए कि उन्होंने विचार किया कि सामान्य वर्ग कैसे बिछड़े भाई। सामान्य वर्ग का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। शिक्षा से इनको कैसे वंचित किया जाए? सिर्फ ईजीसी इसलिए लाया गया कि इनको शिक्षा से वंचित किया जा सके, और कोई कारण नहीं था, सिर्फ शिक्षा से वंचित करने का। और ईजीसी, आप बताइए एसटी एक्ट कानून आया, उसका कितना दुरुपयोग हुआ? ईजीसी कानून लाने की आपको क्या आवश्यकता थी? एसटी एक्ट कानून था पहले से ही, क्या आवश्यकता थी ईजीसी की? इसका मतलब आप सामान्य वर्ग को एक तरह से आप फांसी पे चढ़ा दो तो ज्यादा ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, जिस हिसाब से शोषण सामान्य वर्ग का हो रहा है। इसमें केंद्र सरकार को आप किस नजरिए से देखते हैं? केंद्र सरकार ने जब कानून आपके खिलाफ जब ईजीसी एक्ट लिया है, तो क्या नजरिया से देखें? सबसे मुझे तो लगता है कि भाजपा सबसे सामान्य वर्ग की नकारा सरकार लिख रही। जिस तरह से सामान्य वर्ग ने इसको, कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है, कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, और केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि नहीं, हम इसको फिर से पुनरीक्षण करेंगे। क्या लगता है आपको? नहीं तो ऐसा कानून क्यों लाया आपने? ऐसा क्यों बनाया कि फूट डालो शासन करो? आप तो अंग्रेजों वाली नीति पर चल रहे हो क्या? ये अंग्रेजों का शासन है? अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो आपस में शासन करो। आप तो एकता की बात करते हो, एक लंग कह दो कटोगे तो बटोगे, और एक लंग आप ऐसे कानून का उपयोग कर रहे हो जिससे कि सामान्य वर्ग अपने बच्चों को इतना अत्याचार होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी कानून से एसटी एक्ट का आप आंकड़े उठा लो, कितना अत्याचार हुआ है, कितने फर्जी मुकदमे लिखे गए, और आपने एसटी एक्ट में 20 बिंदु बढ़ा दिए गए, एसटी एक्ट को आपने पैसे बढ़ा दिए गए, और आपने एसटी एक्ट को इतना मजबूत कर दिया, आप उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भाई सामान्य वर्ग ने ऐसा कौन सा अपराध किया? उस अपराध की तो हमें वजह बताइए। उसका शोषण हो रहा है। अब एक बताओ, वो लोग कहते हैं कि आपके पूर्वजों ने शोषण किया है, तो एक बताओ, पूर्वजों ने, पहली बात तो कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि पूर्वजों ने शोषण किया। मुगलों ने तो शोषण किया है, सामान्य वर्ग ने शोषण कभी नहीं किया। दूसरी बात, जब सामान्य, एक बताओ, हमारी आयु 20 साल है और मुझे लग रहा है सबकी आयु 50 या 60 साल होगी। सबका आजादी के बाद का जन्म होगा या आजादी के आसपास का ही जन्म होगा, होश भी नहीं होगा जब आजादी हुई थी। तो एक तो हम लोगों पिछले जन्म में कुत्ता थे, बिल्ली थे, क्या थे, हो सकता है हमारा ही शोषण हुआ हो पिछले जन्म में। हमारा क्या अपराध है? हमको इस अपराध की सजा मिल रही है, जो हमारे वर्ग को इस अपराध की सजा मिल रही है, हमारा अपराध बताइए। पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या नहीं, हमारे साथ किया जा रहा है, और आप परमिशन भाई क्यों नहीं दे रहे? आप संविधान को मानने वाली सरकार बताते हो अपने आप को, और हर व्यक्ति संविधान को मानने वाला, हम भी संविधान को मानने वाले, आप भी। तो संविधान तो कहता है कि भाई आपके विरोध जो कानून बना रहा है आप उसका विरोध करो शांतिपूर्ण से। हम कौन सी अशांति फैला रहे थे? या तो हम अशांति फैला रहे हो तब आप लाठीचार्ज हम पर करते। ये तो एक तरह से तानाशाह है, मुझे तो लग रहा है अंग्रेजी शासन से भी ज्यादा, अंग्रेजी शासन से भी ज्यादा दुर्व्यवहार कर रही है। यूजीसी कानून जो यूजीसी जो एक्ट 26 में बना है वो पूरा चेंज होना चाहिए, और इस प्रकार से छात्रों को जाति में नहीं बांटना चाहिए। पहली बात तो छात्रों, यूनिवर्सिटियों में जातिवाद नाम की कोई चीज नहीं है। हो सकता है कि 10 से 5% क्षेत्रवाद हो यूनिवर्सिटियों में, जातिवाद का कोई मतलब नहीं है, क्षेत्रवाद हो। दूसरा प्रश्न ये है कि मैं आपको बताऊं कि एक बताओ, कोई व्यक्ति आईएएस बन जाए, क्या आईएएस व्यक्ति एक चपरासी उसकी बिरादरी का ही हो, एससी समाज का, क्या अपने बच्चों से पैर छुलवाएगा? नहीं छुलवाएगा, बिल्कुल नहीं छुलवाएगा। तो आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो बेचारा दलित वंचित है। हम नहीं कह रहे आरक्षण सामान्य वर्ग को दो, आप भाई क्रीम लेयर लागू कर दो एससी के लोगों को, जिससे गरीब वंचित व्यक्ति लाभ ले पाए। बार बार एक ही व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, गलत है बिल्कुल। जो आश्रित वाली नौकरी में जो फॉर्मूला है वही एससी वर्ग में और एसटी वर्ग में एक बार ही एससी आरक्षण का लाभ लिया जाए, एक बार बस आरक्षण का लाभ लिया जाए, उसके बाद दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या अभी कुछ नया कुछ है या अभी आप डटे हैं वहां पर, क्या चाहते हैं? देखो, मेरा तो अपना संकल्प है, मैं तो अंतिम सांस तक नहीं डटा रहूंगा और इस सरकार से कानून के लिए विरोध करूंगा। परमिशन नहीं देगी सरकार, उसका भी विरोध किया जाएगा। क्या भाई हम लोकतंत्र के हिस्सा नहीं है? हमारी नागरिकता खत्म कर दो, हमको जेलों में डाल दो, इतने हम बुरे लग रहे हैं भाई। ये अधिकार है हमारा, क्या अधिकार? आप आंदोलन शांतिपूर्ण से कर सकते हो, वो आपका विषय, आप मानो या ना मानो हमारी बात को।
भाई हम आंदोलन तो कर सकते हैं, अपनी आवाज तो उठा सकते हैं, वो आप स्वतंत्र हो, हमारी बात मानो ना मानो। जी सही कह रहे हैं हमारे भाई शिक्षक जी, जरूर जो चर्चा चल रही इस पर अपनी बात कुछ रख दें। असल बात जनता ऐसा है जिस तरीके से कि जो सामान्य वर्ग है, जो सामान्य वर्ग, पहली बात तो सामान्य वर्ग हमारा बदनाम है कि केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सब में सामान्य वर्ग ने आंख मूंद के साथ दिया, आंख मूंद करके, सनातन के नाम पर, मंदिर के नाम पर, काला धन के नाम पर, रोजगार के नाम पर कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम काला धन लाएंगे और जितना भी हम लाएंगे अब देश की रक्षा करेंगे, देश के नागरिकों को देंगे। तो राजनीति में हमारी सरकार ने आज के 12 साल पहले उसने यह देखा कि सामान्य वर्ग के लोग कितना आंख बंद करके, कितना आंख मूंद करके हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो कितना आंख बंद करके सब सामान्य वर्ग मेरा साथ देता है। जिस दिन नोटबंदी हुई, नोटबंदी का एक भी फायदा सरकार ने नहीं बताया, बल्कि जो मीडिया वाले थे बताए चिप लगा है 2000 की नोट, और 2000 की नोट कहाँ चली गई इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसके बाद कोरोना आया, ताली बजाओ थाली बजाओ, तो ताली और थाली बजाने से तो कोरोना जाएगा नहीं। मैं बता रहा हूँ कि नोटबंदी पर भी मेरा कोई विश्वास नहीं था, ताली थाली बजाने पर भी कोई मेरा विश्वास नहीं था, और यहाँ तक कि जब ये बना ना, ये मंदिर बना मेरी आस्था का प्रतीक, संपूर्ण सामान्य वर्ग का, विशेष रूप से हिंदू भाइयों की आस्था का प्रतीक, जब मंदिर बना तो माँ बहनों ने अपने गहने बेच करके अपनी आस्था के रूप में अपना अनुदान जो कुछ बन पड़ा दान किया। यह कतई कल्पना नहीं किया था कि हमारी आस्था पर चोरी होगी, और चोरी होने के बाद आज तक ये स्पष्ट नहीं होता, संशय बना हुआ है कि चोरी का मुख्य कर्णधार कौन है, आज भी बना हुआ है। इतना ही नहीं तो सरकार जब ज्यादती करती रही और सामान्य हम चाहेंगे जब असली बतिया सुनबे नहीं करेंगे, जब जुड़े हैं तो आप अपनी बात कहिए, जब सही चीज सुनने का वो नहीं। दिल्ली से जुड़े हुए हैं जहां कार्यक्रम चल रहा है, देखिए अपनी बात वो दिल्ली से जुड़े, बाबा सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, बाबा के लिए भी बता रहा हूँ, बाबा दिल्ली से जुड़ करके वास्तव में अपनी सामान्य वर्ग की हक के लिए जो इनका अधिकार मारा गया है, असली कर्णधार सामान्य वर्ग का असली रहनुमा अगर कोई है तो मैं बाबा जी को प्रणाम करता हूँ, जितने अच्छे शब्द में उन्होंने अपनी बात को कहा कि हम सामान्य वर्ग के हैं, हमारी ताकत भी है, लेकिन हम राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं करेंगे। हम लोग तो यहाँ मुंह पर चैनल पा गए, बक 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 करते, मैं प्रणाम करता हूँ बाबा जी का, और ऐसे सभी साथियों को ये राम जी प्रणाम करता है जो बॉर्डर पर चल करके सरकार की आताताई सरकार की चादती को झेल रहा है, और इतना खुल करके हम लोग यहाँ बता रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमको। ये बता रहे हैं अपनी बात को, है कोई अभी सुल्तानपुर जिले में कम से कम मैं बता रहा हूँ जितने लोग हैं, 2-1 लोगों को छोड़ करके संपूर्ण सामान्य वर्ग के लोग MP MLA हैं। एक जने के बोलत बा, एक व्यक्ति कोई इस पर बोला, एक व्यक्ति बोला कि UGC क्यों लागू हुआ, किसी ने नहीं बोला, इसलिए इसमें हमें सुनिए, मैं जो इंसान अपनी जान की परवाह न करके बॉर्डर पर अड़ा हुआ है, मैं शर्मा रहा हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर ही क्या रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन एक काम कर रहे हैं, सुन एक मिनट, एक काम कर रहे हैं, घर घर जो भी मिल रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं, हम लोग UGC के बारे में स्पष्ट बता रहे हैं कि अब हम लोगों की गर्दन कट गई। मैंने सुना था कोई अंगुली पकड़ लेता है, पहुंचा पकड़ लेता है, लेकिन सरकार ने सामान्य वर्ग की अंगुली पकड़ करके उसका गला ही काट लिया। ठीक है, एक नए जुड़े हैं, हर्ष पांडे करके लिखा था, एक बार हर्ष पांडे जी का हम चाहेंगे जरूर अपना परिचय जरूर दें, जुड़े हैं, इसके बाद हम सीधे बाबा जी के पास चलेंगे। हर्ष पांडे जी जरूर अपनी बात आप रखें, एक परिचय जरूर दे दें।
जी जी मैं हर्ष पांडे अमेठी से अभी दिल्ली में है और लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं आरक्षण रिफॉर्म मूवमेंट के लिए। और सभी आरजेडी को मेरा प्रणाम। और आपने आज मंच दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम जो बुद्धिजीवी लोग हैं आज हम सुने जी बिल्कुल बता रहे हैं। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं ये किसी एक का आंदोलन नहीं है, ये सर्व समाज का आंदोलन है, हर एक छात्र का आंदोलन है, हर एक जाति के छात्र का आंदोलन है और सबको इस मुहिम से जुड़ना चाहिए। और आप जैसे जो बड़े पत्रकार हैं, जो आप जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, वो इस मुद्दे को जरूर चलाएंगे। सब समाज का प्रोटेस्ट है, ना कि किसी एक समाज का प्रोटेस्ट है, ना कि ये सर्व समाज का प्रोटेस्ट है। जबकि ये चलाए कि ये सर्व समाज के छात्रों का प्रोटेस्ट है, हर जात के लड़कों का प्रोटेस्ट है। क्योंकि बड़ी मीडिया में देख रहा हूँ कि एक तबका चला रहा है, एक मीडिया चला रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये सिर्फ सर्व समाज की प्रोटेस्ट है। नहीं भाई, ये सर्व समाज की प्रोटेस्ट है। आप अपने जिले में, अपने गाँव में उंगली गिर सकते हैं कि कितने बंदों को आरक्षण मिला है। हमारे गांव में अमेठी जिले से, मैं टोंडेपुर तिलोई अमेठी से बिलोंग करता हूं, आज तक किसी बंदे को आरक्षण नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ऊपर बैठे वाले लोग आरक्षण पा रहे हैं और निचले तबके जो एससी हैं वो आज भी 12वीं नहीं पढ़े हैं। मेरे जिला का आंकड़ा है 96% एससी आज तक 12th नहीं पास हुए हैं। जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उन्हें आरक्षण कब मिलेगा? उन्हें आरक्षण चाहिए, संरक्षण चाहिए। उन्हें आरक्षण लगे, संरक्षण दो। हमारे इतने नेता हैं, कभी आज तक बात नहीं की इस मुहिम पे। क्यों नहीं बात करते हैं? शर्म करता हूं ऐसे नेताओं पर, थू है ये बात नहीं करते अच्छे से। दंश पे दंश झेलते हैं, सौर छात्र की आत्महत्या करते हैं पढ़ने लिखने के बाद भी। और जो ऐसे समाज जिसके लिए अक्षर बना है, संवैधानिक तरीके से अक्षर बना है, उसके लिए आज तक कभी अक्षर मिला ही नहीं। विधायक लड़का, आईएएस लड़का, पीसीएस लड़का, जो अच्छे रैंक के अफसर उनके लड़के अक्षर पा रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबके की एससी है जिसके लिए अक्षर बना वो पा ही नहीं रहा है। तो भाई एक समीक्षा की जाए, सरकार से हम यही मांग करते हैं, एक समीक्षा की जाए कि आरक्षण स्कूल में जो उसके लायक है। सहमत हो गए आप सब? तो एक बार जरूर इस पर बात कीजिएगा। सहमत है, सहमत है। हम चाहेंगे एक लोग और नहीं, ठीक है, हम चाहेंगे समझ चाहते हैं कि आप बड़े लोग, आप बड़े आदरणीय जुड़े हैं, बड़े आदरणीय जुड़े हैं, लेकिन हम सभी बुद्धिजीवी एक मंच पे कभी आना ही नहीं चाहते हैं। चाहेंगे एक लोग और जुड़े हैं, हम उनसे भी अपनी जरूर उनकी बात सुन लें। आप बने रहिए ऐसे। इसके बाद ये भी अपना परिचय दें जरूर। आप चूंकि चैनल में पहली बार जुड़े हैं, मुझे नहीं पता है, एक बार जरूर अपना परिचय दें हमारे चैनल को। जी भैया, मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है और जो दिल्ली में रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था, मैं उसमें राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ और मीडिया का काम देखता हूँ। जैसे 21 अगस्त को जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में इतिहास में पहली बार इतने सामान्य वर्ग के लोग एक साथ इकट्ठा हुए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस आंदोलन में तमाम एससी भाई भी इकट्ठा हुए, तमाम एसटी भी भाई और ओबीसी समाज के लोग भी आए। वो लोग भी चाहते हैं कि आरक्षण में रिफॉर्म हो, लेकिन अखिलेश यादव जैसे लोग, रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान जैसे लोग, जो आज 70 सालों से मलाई खा रहे हैं आरक्षण की, वो नहीं चाहते हैं कि आरक्षण का रिफॉर्म हो। लेकिन कुछ लोग इस आंदोलन को मिसगाइड करने का भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हर्ष दुबे ने ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात किया और बताया कि हमने सारी मांग मान लिया। लेकिन हर्ष दुबे ने अपने कोर कमेटी से नहीं पूछा, ना ही अपने संयोजक जो इसके ठाकुर शिवम सिंह संयोजक हैं उनसे भी उन्होंने राय नहीं लिया। अपने मनमानी तरीके से सरकार से जाकर मिल लिए। और जो हमारा मेन मांग था यूजीसी रोल बैक और रिजर्वेशन रिफॉर्म, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और जेपी नड्डा ने कहा कि इन लोगों की मांग मान लिया। तो हम लोग रुकने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है, हम लोग लगातार दिल्ली में डटे हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी हम लोगों ने फाइल दाखिल कर दिया है और जल्द ही हमें स्थान प्राप्त होगा और लोगों को बताएंगे कि कहाँ आना है। लेकिन उससे पहले भी दिल्ली में लोग डटे हुए हैं। जंतर मंतर के आसपास पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी टाइट है, लेकिन तब भी लोग, हजारों लोग डेली आते हैं, गिरफ्तारी देते हैं और शाम को छूट जाते हैं। कमजोर होने वाला नहीं है, हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। और आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बस ठीक है, आप बने रहिए, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बाबा जी बड़ी देर से जुड़े हैं। बाबा जी अपनी बात इसमें जरूर रख दे। देखिए युवा जिस तरीके से है, आप भी युवा हैं,
जरूर कहें, इसके बाद आपके पास आएंगे। अगर आवाज हमारी जा रही हो तो जरूर अपनी बात रखें। जी, बात तो यही है कि जिस तरह से सरकार आंदोलन नहीं करने दे रही, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आंदोलन करना देने चाहिए सरकार को। भाई हमारे अधिकार हैं, आप एक तरह से अधिकारों का हनन कर रहे हो। आप आंदोलन क्यों नहीं करने दे रहे? अपनी आवाज उठाने दो लोगों को। आपको लग रहा है कि इनकी बात मानने लायक है तो माने, ना माने तो इनका अनशन चलने दे जब तक चलेगा। जी। दूसरी बात यह है कि सरकार इतनी तानाशाह क्यों हो रही है? सामान्य वर्ग को लाने वाले कौन थे? वो भाजपा को लाने वाले कौन थे? सामान्य वर्ग। और गला फाड़ फाड़ के लाठियां खाने वाले कौन थे? सामान्य वर्ग। इस तरह आपने उनके खिलाफ यूजीसी कानून ले आए, क्या आवश्यकता थी? दूसरी बात, भैया ने कहा हर्ष दुबे वाली, तो हर्ष दुबे को ना तो ब्रजेश पाठक से मिलना था और ना मुझे लग रहा है कि उनसे मिलना था नड्डा जी से, तो नहीं मिलना था। मिलने का कारण यह है कि आप आंदोलनकारी हो, आंदोलनकारी से मिलने आते हैं लोग, आंदोलनकारी किसी से मिलने नहीं जाते, या तो फिर आपका आंदोलन नहीं था। दूसरी बात, हर्ष दुबे ने जो ऐसा कृत्य किया है बहुत गलत किया है। और हर्ष दुबे, ब्रजेश पाठक कोई बड़ी चीज थोड़ी नहीं है। बताओ किसको मिलवाना? ब्रजेश पाठक से हम मिलवा देंगे, मुख्यमंत्री से मिलवा देंगे, प्रधानमंत्री से। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनको पता नहीं कहा किसने भेज दिया और किसके कहने पर उनके पास चले गए, जाना ही नहीं चाहिए था। ये तो मामला केंद्र का है। ब्रजेश पाठक के कहने पर उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में मुलाकात कर रहे हैं। देखो मैं बताऊं, देखो पाठक क्या है, अपने चाहते हैं बड़ा नेता बन जाऊं और वो बनेंगे, उनके अंदर ब्राह्मणों के नेता बनने से, फोटो डलवाने से, आप उनके हितों के लिए कितना लड़ रहे हो? आप किसी कानून आया आपको इसी बात, भाई हम क्या हैं ये। आवाज आपकी कट रही है, हम चाहेंगे आप चाह रहे थे बोलने के लिए, आप अपनी बात जरूर रख दें। आवाज कट रही जब तक। कुछ मैसेज आए हैं। एक देखिए सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि हर्ष दुबे को हम समझ नहीं पाए और हमारे नेतृत्व, हमें जो हम लीडर बनाए हमने, उसको आगे के एजेंसी को, वो हमसे थोड़ा क्षमा उसके लिए विश्वास मांगते हैं कि हमने ऐसा नेतृत्व दिया, क्योंकि वो आया था सीजेपी के मूवमेंट को, सीजेपी के नेरेटिव कम करने के लिए। वो ब्रीफ बंदा था बीजेपी से, बीजेपी वालों ने उसे ब्रीफ करके भेजा था। लेकिन यहाँ पर पड़ी लगने ली बीजेपी ने दूसरी, और उसके मुंह से अर्चड और मूवमेंट का निकल गया, और एक बड़ी छोटी सी चिंगाई पूरे देश में लहू बन गई। लेकिन ठीक है, जो कुछ भी हुआ हम उसको आगे बढ़ाएंगे और हम रुकने वाले नहीं है। और जब तक हट नहीं जाएगा हम दिल्ली में ही डटे रहेंगे, पूरा अर्चड रिफॉर्म करके ही आएंगे, किसी भी कीमत पे हम हटने वाले नहीं है। चाहे केंद्रीय मंत्रियों द्वारा दबाव बनाया जाए या पुलिस द्वारा दबाव बनाया जाए या हमें डिटेन किया जाए या 8-8 घंटे बाहर रखा जाए, थानों में रखा जाए, हम रुकने वाले हैं नहीं और झुकने वाले है नहीं। जहां तक ब्रजेश पाठक का मुद्दा है, ब्रजेश पाठक ने आज तक पंडितों के लिए क्या है, पूछता हूँ एक बड़े पूरी चेतावनी के साथ अपने खुलकर पूछता हूँ, आज तक एक कार्य बता दीजिए जो सौ लोगों के लिए ब्रजेश पाठक ने किया हो अपने मेरे फैक्ट्री में, भले वो बसपा में रहे हो या बीजेपी में है, एक भी काम किया हो सौ लोगों के लिए ब्रजेश पाठक ने कभी नहीं किया है। और सौ छात्रों के लिए क्या करेंगे वो काम, कभी आज तक किया नहीं है। कुछ अपडेट जानकारी जंतर मंतर की आई है, बता दें, उसमें जरूर आप सब लोग चूंकि वहां पर हैं, क्या अपडेट जानकारी है आप उसको क्लियर करेंगे। आज जो है भाजपा अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने कहा है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, ऐसा जानकारी आ रही है, रिपोर्ट बता रही है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई है। नड्डा ने चर्चा को सौहार्दपूर्ण बताया। जंतर मंतर आंदोलन जो चल रहा है, इसी को लेकर जो अपडेट है ये है, कोई एक व्यक्ति विशेष जंतर मंतर की आवाज सरकार जेपी नड्डा का आंदोलनकारियों से मुलाकात के बाद क्या बदलेगी आरक्षण और यूजीसी विवाद की राजनीति? जी सर, आपकी बातों को एक करेक्शन करना चाहते हैं, खुले मन से कहना चाहते हैं कि ये जो जन आंदोलन था, ये आंदोलन नहीं जन आक्रोश था और किसी एक व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन में अगर हर्ष दुबे को आगे करने वाला था तो वो था शिवम ठाकुर शिवम सिंह था, उसको हर्ष दुबे ने किनारा कर दिया और जाके अपना चेहरा चमका रहा है, ब्रीफ वाला बंदा। हम पहले पूरे मीडिया को कहना चाहते हैं, हर्ष दुबे को ब्रीफ आगे करना बंद कीजिए, वो उसका आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन सर्व समाज के छात्रों का है। और जेपी नड्डा ने जिससे बात करी है वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी की दलाल है और कुछ नहीं है, और हर्ष दुबे का प्रोटेस्ट नहीं है।
ये प्रोटेस्ट ठाकुर सीएम की अगुवाई में हुआ था और उसके पीछे सब समाज के छात्र था, सब समाज था। और जो बीजेपी नेता आज मुलाकात कर रहे हैं, इनका डेलीगेशन बात कर रहा है सर। प्रदर्शन में बड़ी राजनीति भी हुई है, कई लोगों ने जो अगुवाई की वो किनारे भी हो गए, ये भी एक आरोप लगा है सर। देखिए, एक होता है फंडिंग दीजिए और नाम कमाइए, या फिर कुछ लालच की डर से दबने वाले लोग हैं। और जो यहाँ पर जमीन जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो दबने वाले रुकने वाले हैं नहीं, वो लड़ेंगे। जो किए हैं हम लोग कलंक है, एक समाज में धर्म है, उनका नाम बंद कीजिए। वो समाज आपकी आवाज नहीं मिल रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम लगातार चल रही है, आपकी आवाज नहीं मिल रही है जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। और एक गुरदीप सिंह का मैसेज आया है, इसी चर्चा जो चल रही थी, उन्होंने वो लिख रहे हैं कि सवर्ण समाज बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है। एक व्यंग है, मुझे लग रहा है ये व्यंग ही है। इन्होंने लिखा है कि इनको वाल्मीकि का दर्जा दिया जाना चाहिए और इनको 20 साल के लिए आरक्षण भी दिया जाना चाहिए, ये ऐसा इन्होंने व्यंग किया है। ठीक है, हमारे भाई शिक्षक जी जरूर इस पर अपनी बात रख दें। हम तो ये चाहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, ताकि सबको मौका मिले, सरकारी लाभ का सबको मौका मिले। जब तक इस पर आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, आज 80 वर्षों से लगातार सरकार मदद कर रही है, फिर भी जो अधिकारी पद पर है उन्हीं के बच्चे विकास कर रहे हैं। जो गांव में 5% लोग विकास कर रहे हैं और अगर 95% दलित बेचारा परेशान है, जो हकदार है वो पा ही नहीं रहा है। तो जब एक ही लोग सारे पदों पर लगे रहेंगे तो उनका नुकसान हो रहा है, और धीरे धीरे ये दलित वर्ग भी इसको समझ रहा है। इस बार के बड़ा अच्छा हुआ कि सरकार ने यूजीसी ला करके 34% से ज्यादा सवर्णों की आंख को खोल दिया, और सामान्य वर्ग के लोगों ने, गरीब लोगों के हक के लिए आवाज उठाई। जो अत्यधिक गरीब लोग हैं, जो सरकार की सुविधाओं से वंचित हैं, सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर जो MP MLA के लड़के हैं, जो IAS PCS के बच्चे हैं, वही चले जा रहे हैं। तो जो वंचित हैं वो लोग भी चाह रहे हैं कि ये आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर हो। जी ठीक, एक बार हम फिर अपने चर्चा पे, चूंकि समय हमारे पास 2-3 मिनट का बचा है, तो फिर अपनी पुरानी चर्चा पर वापस होते हैं। पूछता है सुल्तानपुर की पहल। आज से हमारी कोशिश होगी कि सुल्तानपुर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनता की समस्या सुनी जाए, एक एक क्षेत्र से सवाल किए जाएं, प्रमुख मुद्दों को व्यवस्थित किया जाए, जहां संभव हो तथ्य की जांच की जाए और फिर संबंधित जनप्रतिनिधि, विभाग या प्रशासन से जवाब लिया जाए। क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, बल्कि जनता के सवाल को जवाब तक पहुंचना है। जो सवाल है तो सबसे बड़ा जनता सवालवा कहाँ करे? जब जनप्रतिनिधि आएंगे और कहीं कार्यक्रम होता है तो वो लोग फुसला के 10 मिनट का आएंगे, 2 मिनट के उनकी द्वार पर बैठ जाइए, फिर एक बाद भैया मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, भैया ये योजना का कार्यक्रम है। आप ढंग से न उनको बैठा पाएंगे, वो कभी ये पूछते ही नहीं कि आपकी भी कुछ समस्या है। इसको वो लोग पूछबे नहीं करते। तो आखिर में एक जानकारी दे दें आप भी। देखिए, अब इतना तो आप समझदार हो ही गए हैं सोशल मीडिया को। आप जब कोई चीज डालेंगे तो सोशल मीडिया पे ही जवाब सवाल बहुत सारे आते हैं। आपकी विरोध तो भी सोशल मीडिया पर होता है और आपका अच्छाई भी सोशल मीडिया पर लिखी जाती है। अगर यही जिस दिन सोशल मीडिया पर ज्वार भाटा की तरीके से आ जाएगा खिलाफत में ना,
अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो हमको सवाल कहाँ करना है, सिर्फ हम उसी पर जवाब ये दे रहे हैं कि हमारा जो मंच ये इस वक्त चल रहा है, मैं जो रोज पोस्ट कर रहा हूँ, उस पे आप अपनी राय लिखेंगे, अपने गांव क्षेत्र जहाँ के मामला है वहां आप बताएंगे, हमको भी क्लियर हो जाएगा ये मामला कैसा है, उसकी चर्चा की जाएगी। इसी के लिए मैं आह्वान कर रहा हूँ अपने फेसबुक पेज के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को कि अपने क्षेत्र की समस्या को खुलकर लिखें। और जिम्मेदार तो विधायक ही हैं, तो जवाब भी विधायक को देना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी तब दें, कब तक भागेंगे, देना तो पड़ेगा। तो इसी चीज को लेकर सुल्तानपुर आज फैसला, सुल्तानपुर जो है जनता है जो आज उसको फैसला करना पड़ेगा कि क्या आप सिर्फ चुनाव के समय मतदाता रहेंगे या चुनाव के बाद भी जागरूक नागरिक बनकर सवाल पूछेंगे। जनप्रतिनिधि जनता से बनता है और लोकतंत्र जनता के सवालों से मजबूत होता है। तो जनता सवाल पूछेगी, हम सवाल को दबने नहीं देंगे, तथ्य जांचेंगे और जवाब भी लेंगे। पूछता है सुल्तानपुर जनता की समस्या, जवाबदेही किसकी? इस पर जरूर कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र की समस्या लिखें, अपनी बातें लिखें, जो भी है। और ये कार्यक्रम आपकी बातों को लेकर चर्चा करेगा। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी कुछ कहना जरूर कह दे, जो कार्यक्रम समापन की ओर है। देखिए, अभी मैंने देखा था अपने विधायक जी को, जब ब्लॉक में आए थे, प्रधान जी लोगों को सम्मानित कर रहे थे माला पहना करके। जब उनका कार्यक्रम बढ़ा तो एक प्रश्न हुआ कि आपने स्मृति भवन के लिए कहीं कहा है? तो उन्होंने कहा वीडियो दिखाइए। हम कहीं कहे हो तो वीडियो दिखाइए। तो अब उनकी बात का हर आदमी वीडियो बनाए तो एक जनप्रतिनिधि का जनता के प्रति यहीं से अविश्वास की खाई पड़ती जा रही है। अब हर चीज वीडियो बनाया जाए। तो मैंने एक चीज बताया ना कि जनप्रतिनिधि के पास सबसे बड़ा गुण है जनता को फुसलाने का। ये सबसे बड़ा गुण, ये गुण हावी होता जा रहा है, फुसलाने का। ये गुण हावी होता जा रहा है और जगाया उसको जाएगा जो सोया हो, और जो सोने का नाटक कर रहा होगा वो कभी जगेगा नहीं। लेकिन जो जगा है, जो सोया वो खोया, जो जगा वो पाया। मैं इस सिद्धांत पर चलता हूं। लास्ट में हम चाहेंगे जी, ठीक है, लास्ट में 2-3 कमेंट आ गए, उसी को पढ़ दें, कार्यक्रम समापन की ओर लेकर जा रहे हैं। गुरदीप सिंह लिख रहे हैं, क्या भारत सरकार देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर सकती है? देश में 70% आर्थिक आधार पर सभी वर्ग कमजोर हैं। क्या सरकार नौकरी दे सकती है? हर क्षेत्र में आरक्षण का आर्थिक आधार पर मिल सकता है। दूसरी तरफ राजकुमार टपाड़िया ने लिखा है, जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के लिए कानून होना चाहिए। इसी कार्यक्रम को अब कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने, चूंकि अब आज जंतर मंतर के कई लोग जुड़ गए थे और जरूरी था मेरे लिए, मैं चूंकि काफी दिन से प्रयास कर रहा था और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा रही, चूंकि ये लोग वहां पर थे। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पीड़ा बयां की है, बहुत ही बेहतरीन रहा। इन्होंने अपनी पीड़ा दी है, तो बहुत जरूरी था। और अब कल किसी बेहतरीन कार्यक्रम के साथ, बेहतरीन मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच में शामिल होंगे। और मेरा अनवरत हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं सुल्तानपुर के, इनके लिए रोज एक पोस्ट चलती रहेगी। आम जनता से चाहेंगे कि जरूर वो इसमें अपनी राय जरूर लिखें। आज अगर 2 लिखेंगे, कल 4 लिखेंगे, 4 करेंगे 40 होगा। मैं इस प्रयास में हूं और मैं लगातार पोस्ट करूंगा हर विधानसभा वार। मेरी शुरुआत अभी जयसिंहपुर सदर विधानसभा से है और वो लगातार अभी चलेगी। इसके बाद मैं सब विधानसभा वार सवाल करूंगा। जिस पीड़ा को तुम राकेश कुमार का फिर लगातार मैसेज चल रहा है इसी को लेकर, बहुत सारी चीजों पर। ठीक है, हम अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चल रहे हैं। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ पूछता है सुल्तानपुर आपके सामने फिर हाजिर होगा। अब चाहेंगे आप लोगों से विदा। जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।